A very good morning to all my students. So लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, स्कोप पढ़ाया, देन उसके बाद हमने क्लोनिंग वेक्टर्स देखे। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने बहुत बार आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो वर्ड्स है वो यूज किया। तो आज हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? ओके, तो दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या जिसको हम रिस्ट्रिक्शन स्केपल्स भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इनको कहा जाता है। ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इनको कहा जाता है। ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इनको कहा जाता है। तो द न्यूक्लियस एंजाइम दैट कट्स द डीएनए यूनिक सीक्वेंस इज कॉल्ड, ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द न्यूक्लियस एंजाइम दैट cuts the DNA cuts the DNA at a unique sequences is called restriction enzymes। ओके, तो वो न्यूक्लियस एंजाइम्स जो डीएनए को कट करता है कहाँ पे, यूनिक सीक्वेंसेस पे, यूनिक साइट्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। ओके, तो जो ये डीएनए है, इट जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इट कट द डीएनए इन अ नॉन टर्मिनल रीजन। ओके, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दे कट द डीएनए इन अ नॉन टर्मिनल region, hence they are called restriction endonucleases। Restriction endonucleases। अब ये हमारा डीएनए है। ओके, सो दिस इज आवर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है या जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ओके, तो ये पर्टिकुलर टर्मिनल रीजन पे इसको कट नहीं करता है, बल्कि सेंटर में जो मिडल रीजन है उसमें से जो जहां जहां रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगे वहां पे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सीजर्स की तरह काम करता है। इसीलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि वो जो टर्मिनल रीजन है उसको छोड़ के जो मिडल रीजन है उसमें से इसको कट करता है, इसीलिए इसको एंडोन्यूक्लियस, जो अंदर से कट करता है डीएनए को, इसीलिए इसको एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। ओके, सो इसको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, या मॉलिक्यूलर नाइफ्स भी इनको कहा जाता है, नाइफ्स या मॉलिक्यूलर स्केपल्स। ठीक है, स्केपल्स, तो इसको कहा जाता है जो मेनली हमारा डीएनए है उसको पर्टिकुलर साइट्स पे इसको कट करता है। ओके, तो द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट द डीएनए इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, तो जहां पे तो जहां जहां पे ये जो सीक्वेंस है, ओके, जहां जहां ये सीक्वेंस कट करता है, ये जो सीजर्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज द रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज आवर डीएनए, मॉलिक्यूलर डीएनए, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और यहाँ पे कुछ साइट्स प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है,
और उसी साइट पे ही जो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है या जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसी साइट पे ही ये इसको कट कर सकता है। ओके, इसी साइट पे ही ये इसको कट कर सकता है। तो उन साइट्स को हम क्या बोलते हैं? उन साइट्स को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स। क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट भी बोलते हैं या उसको हम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। रिकॉग्निशन साइट्स। तो उसी साइट्स पे ही क्या होता है, जो हमारा एंजाइम से वो उसको कट करता है। बाकी किसी भी जगह पे भी ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो कट नहीं कर सकता है। जहाँ-जहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेज़ेंट होंगे, वहाँ-वहाँ पे ही कट करेगा और डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेज़ेंट हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफरेंट साइट के रिस्ट्रिक्शन साइट्स को ही कट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, इकोर आई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये जो इकोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो उसी जगह पे कट करेगा जहाँ पे इकोराई रीजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ इकोराई रिस्ट्रिक्शन साइट, आरआई, इकोराई रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये जो इकोराई रिस्ट्रिक्शन साइट है, वहीं पे कट करेगा कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोराई। ठीक है, तो इकोराई BAM-H1 दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट है, उसपे कट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ़ इकोराई जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, उसको ही कट कर पाएगा, बाकी दूसरे जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, वहाँ पे ये कट नहीं करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन साइट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट कर सकता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। थोड़ा हम और डिटेल में जाएँगे। सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन enzymes, so molecular scissors that cut double-stranded DNA molecules at specific points। तो molecular scissors हैं, ठीक है, जो क्या करता है मेनली, जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है कहाँ पे? एट स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, डीएनए को कट करता है, उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो ये क्या होता है, देखो फाउंड नेचुरली इन ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो नेचुरली टाइप पे या कुदरती पाए जाते हैं किसमें? वाइड वैरायटी ऑफ प्रोकैरियोट्स में, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसे कि हम इकोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल देंगे तो उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं जहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनिपुलेटिंग डीएनए। जो हमारा डीएनए है उसको मैनिपुलेट करने में या उसके साथ छेड़छाड़ करने में ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की तरह ये रोल प्ले करता है। ओके, विदाउट दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी कैन नॉट मैनिपुलेट डीएनए। ओके, तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं? डीएनए में अपना जो फॉरेन डीएनए है या वेक्टर्स हैं उसमें अपना फॉरेन डीएनए वो इंसर्ट कर पाते हैं। हम डीएनए में से पर्टिकुलर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकाल पाते हैं, ठीक है? ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, देन तो जो बायोलॉजिकल रोल क्या है इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का? तो मोस्ट बैक्टीरिया यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज ए डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो इस रेसिस्टेंट एंजाइम्स को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं किसके अगेंस्ट? बैक्टीरियोफेज जो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके अगेंस्ट, ताकि अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरियोफेज में एंटर हो गया तो वायरस का डीएनए इसमें एंटर हो जाएगा। तो जो रेसिस्टेंट एंजाइम्स है वो क्या करेगा? वायरस के डीएनए को कट कर देगा और एक टाइप का एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, या जिसको हम एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इकोलाई का एग्जांपल ले लेंगे, तो बहुत सारे बैक्टीरिया इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट। ओके,
So restriction enzymes prevent the replication of the phage by cleaving its DNA at specific sites. तो ये जो restriction enzyme जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज का जैसे डीएनए अंदर एंटर होगा तो ये मॉलिक्यूलर जो सीजर्स है वो फेज के डीएनए को कट कर देगा पर्टिकुलर साइट्स पे, जिससे जो फेज का डीएनए है वो जो फेज का डीएनए है वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, कहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा? मेनली इन द फेज डीएनए। ओके, और इकोलाई के सेल के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इकोलाई है उसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसने इस बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसको पर्टिकुलर जगह पे कट कर दिया है। ओके, then the host DNA is protected by methylases, which add methyl group to adenine or cytosine bases within the recognition site, thereby modifying the site and protecting the DNA. तो जो host DNA है that is protected by methylase जो एंजाइम है, ठीक है? तो मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है कहाँ पे, एडेनिन और साइटोसिन बेसिस पे, जिसकी वजह से जो होस्ट का डीएनए है वो अपने ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके, उसके पास तो क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होगा लाइक लाइक दिस, ठीक है? तो वो अपना डीएनए भी कट कर सकता है। तो होस्ट क्या करता है, जो बैक्टीरिया है अपने डीएनए पे वहाँ पे या तो मिथाइलेशन कर देता है, कहाँ पे, मेनली साइटोसिन, या दूसरा है दैट इज़ द एडेनिन रेसिड्यू पे मिथाइलेशन, जब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो जो ये होस्ट का जो बैक्टीरिया का खुद का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उस रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रीड नहीं कर पाता है, और जो होस्ट जो ये बैक्टीरिया है उसका डीएनए इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बच जाता है। बट जो बाहर से फेज का डीएनए जब अंदर आएगा, तो उसके पास तो वो मिथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे कोई मिथाइलेशन नहीं हुआ है। तो जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया का प्रेजेंट है वो इसको कट कर देता है, और बैक्टीरिया जो फेज का डीएनए है वो जगह-जगह पे क्या हो जाता है, कट हो जाता है, और बैक्टीरिया के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल रोल है बैक्टीरिया में, ठीक है? बाकी तो हम मैनिपुलेट करते हैं दूसरे डीएनए को, बट अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे तो ये इसका रोल है किसका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ओके, देन देखो यहाँ पे देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह ये काम करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे फर्स्ट जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको आइसोलेट किया गया था वो 1970 में किया गया था बाय हिंड सेकंड, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या किया था, आइसोलेट किया था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो जो ये हिंड सेकंड है उसने साथ साथ में क्या किया, ही ऑल्सो done the subsequent discovery and characterization of numerous restriction endonuclease। तो इसके साथ-साथ उसने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उसकी भी डिस्कवरी की, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कैरेक्टराइजेशन भी इस जो साइंटिस्ट है इसने किया। ओके, सो फ्रॉम देन उसके बाद 1970 के बाद तकरीबन अभी 3000 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन स्टडीड, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई की है, ठीक है? उनके बारे में रिसर्च किया हुआ है, एंड मोर देन 600 ऑफ द restriction enzymes are available commercially and are routinely used for DNA modification and manipulation in laboratories। ठीक है? तो 1970 के बाद अब तक कम से कम 3000 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनको डिस्कवर किया गया और उनके बारे में स्टडी की गई, और उस 3000 में से तकरीबन 600 के आसपास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसको कमर्शियली यूज किया जाता है, एंड दे आर कमर्शियली अवेलेबल एंड दे आर यूज्ड फॉर डीएनए मॉडिफिकेशन। जो डीएनए मॉडिफिकेशन हम करते हैं या क्लोनिंग वेक्टर्स में हम डालते हैं, जो क्लोनिंग डीएनए हम बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस हैं जिसमें हम डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें मोर देन 600 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो यूज होते हैं टिल नाउ। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, देखो
So the restriction endonuclease scan the length of the DNA, binds the DNA molecule, then it recognizes a specific sequence and makes one cut in each of the sugar phosphate backbone of the double helix by hydrolyzing the phosphodiester bond. Specifically, the bond between 3' O atom and the P atom is broken. तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए है. ओके, सो दिस इज अवर डीएनए. तो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है, ओके, ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या करता है? उस पूरे होल डीएनए के लेंथ क्या करता है? स्कैन करता है. स्कैन करने के बाद फॉर एग्जांपल दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइट. तो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है. तो ये जो इसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है वहां पे ये रुक जाएगा. एंड रुकने के बाद उस पर्टिकुलर डीएनए को वहां से क्या कर देगा? कट कर देगा. ओके, इस तरीके से ये हमारा डीएनए यहाँ पे कट हो गया. ओके, सो हियर आवर डीएनए इज ब्रोकन या कट. ठीक है, यहाँ से कट हो गया, डीएनए हमारा अलग हो गया. ओके, तो मेनली ये जो रेस्क्रिन एंजाइम है वो क्या करता है? इट मेक्स वन कट इन ईच ऑफ द शुगर शुगर फॉस्फेट बैकबोन. तो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यहाँ पे ये कट कर देता है. मेनली कौन सा बॉन्ड? जो फॉस्फेट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर शुगर, राइबोज शुगर है ये हमारा. ओके, पेंट इज द पेंटोज शुगर. ये यहाँ पे ओ प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे फॉस्फेट ओ. तो यहाँ पे जो ये फॉस्फेट है और ये ओ के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर देता है. कौन? ये मॉलिक्यूलर सीजर. तो दोनों साइड में ये हमारा फॉर एग्जांपल डीएनए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर. यहाँ पे भी क्या होगा? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर. तो ये जो शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है वो ये ब्रेक कर देता है. ओके, दोनों साइड पे एक एक ब्रेक कर देगा और ये जो हमारा डीएनए है वो अलग हो जाएगा. ओके, सो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो काम करता है. और हमेशा वहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए. मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होना चाहिए. अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट नहीं होगा तो ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो कट नहीं करता है. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. हियर यू कैन सी. So this is our phosphate backbone. So this is our sugar. This is phosphate, then again sugar, then again phosphate. इसी तरीके से यहाँ पे फिर again क्या होगा? phosphate group ऐड होगा. Okay. Then ये जो molecular scissor है वो क्या करता है? इस bond को, ये आपको जो bond दिख रहा है यहाँ पे ये वाला रेड कलर का, it breaks this bond. तो ये जो नाइफ है ये इस बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. ब्रेक करने के बाद देखो, विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस जो है वो यूज करता है ये यहाँ पे. और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो गया. वाटर एच ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, एच ग्रुप ओ एच ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया और ये जो डीएनए है अब क्या हो गया? इस तरीके से अलग हो गया है. ओके, यहाँ पे ये जो गैप है वो, ये निक है वो यहाँ पे पड़ गया है. ओके, तो 3' OH group and 5' phosphate is produced. Magnesium is required for the catalytic activity of the enzyme. It holds the water molecule in a position where it can attack the phosphoryl group and also help polarize the water molecule toward deprotonation. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक 3' OH ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होता है और एक 5' फॉस्फेट PO4 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जब एक डीएनए के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. ओके, तो बहुत सारे एंजाइम है जिसको मैग्नीशियम चाहिए होता है अपने फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 को, सेकंड को क्या चाहिए? यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है कहाँ पे, इस फॉस्फोरिल ग्रुप पे। दिस विल अटैक ऑन दिस फॉस्फोरिल ग्रुप एंड आल्सो हेल्प द पोलराइज द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड डिप्रोटोनेशन, और साथ-साथ में जो वाटर है उसका डिप्रोटोनेशन हो जाता है, और ये जो वाटर का ओएच ग्रुप है और एक एच ग्रुप है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो काम करता है। ओके। तो मेनली जो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, वो कौन से सीक्वेंस होते हैं, किस तरीके के सीक्वेंस होते हैं? तो जो सीक्वेंस है जहाँ पे मेनली जो हमारा ये कट कट करता है, दैट दैट आर ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे कि इस तरीके से है, यहाँ पे दिखाया हुआ है जी टी ए ए टी जी। ठीक है, और इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो क्या होगा, अगेन सेम है, दैट इज सी जी सी ए टी टी ए सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दैट विल बी, इसको क्या बोलते हैं, मिरर लाइक पैलिंड्रोम। ठीक है, इन विच द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर ऑन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एज इन जीटीए। देखो जीटीए जी, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैडम, ये तो आप इस तरीके से पढ़ो दैट इज मैडम, आप इस तरीके से पढ़ो दैट इज मैडम। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, मिरर लाइक पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, मिलन मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, और ये मेनली अगर एक सीक्वेंस पे ही प्रेजेंट होगा तो दूसरे सीक्वेंस पे उसका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखो सी ए टी टी ए सी, सी ए टी टी ए सी, दिस इज द अपोजिट, दिस विल प्रेजेंट ऑन द अपोजिट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस तरीके के सीक्वेंस होते हैं मेनली जो रिस्ट्रिक्शन साइट से। दूसरा, इन्वर्टेड पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, इज ए आल्सो सीक्वेंस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस आर फाउंड इन कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये भी जो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम है वो भी क्या है, सेम है। दैट इज, यहाँ पे भी आप सीधा पढ़ोगे उल्टा पढ़ोगे दोनों सेम होगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है मिरर से, कि जो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो अपोजिट या कंप्लीमेंट्री डीएनए पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी टी टी ए सी, तो इसका अपोजिट जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, दैट इज जी टी ए टी ए सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ो जी टी ए सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ो जी टी ए सी। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो जी टी ए टी ए सी आएगा, आप उसके अपोजिट में आप इस उल्टा पढ़ो इन्वर्टेड, तब भी जी टी ए टी ए सी आएगा। बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट है और वहां पे क्या प्रेजेंट था, एक ही सीक्वेंस में प्रेजेंट है, जी ए जी टी जी। आप इस तरीके से पढ़ो दैट इज जी टी ए टी जी, और आप इस तरीके से पढ़ो दैट इज जी टी ए टी जी। तो इसको हम बोलते हैं मिरर लाइक पैलिंड्रोम, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके के क्या है सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ओके, देन इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स आर मोर कॉमन एंड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स। तो जो ये इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स हैं, दे आर मोर कॉमन, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, और इनका जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स। ओके, देन तो दिस इज ए इन्वर्टेड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें देखो आप जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी। ओके, तो अब ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो जब कट करता है डीएनए को, ये डीएनए हमारा, ये डीएनए है हमारा, तो दो टाइप्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं, एंड्स हैं, वो डेवलप होता है। एक को हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स और दूसरे को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड्स कब होगा, फॉर एग्जांपल जी ए टी टी ए जी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सी ए सी टी ए सी, सॉरी सी टी ए टी सी। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो मॉलिक्यूलर सीजर अगर यहाँ पे कट करता है तो यहाँ से जो सीक्वेंस फॉर्म होगा, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे कट किया तो जी ए टी टी ए जी, सी टी ए
ATC, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो कट हो गया है, ठीक है? इनके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है। तो इस टाइप के एंड को जहाँ पे दोनों इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड्स। क्या बोलेंगे? ब्लंट एंड्स। और स्टिकी एंड्स किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल यही हम जो सीक्वेंस हम यहाँ बनाएंगे, दैट इज GATTAG और CTAATC। तो यहाँ पे ये तो रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है, ये भी रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट था। ओके, ये इतना रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो कट लगेगा वो इंस्टेड ऑफ इन द सेंट्रल एक्सिस, ये यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगेगा इस साइड पे, और एक कट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कट लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमें किस तरीके का एंड निकलेगा, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल G एंड अगेन यहाँ पे CTAAT, एक इस तरीके का हमें एंड निकलेगा, और दूसरा है ATTAG एंड सेकंड यहाँ पे सिर्फ C होगा। तो इस टाइप के एंड में जहाँ पे और हैंगिंग रीजन प्रेजेंट है, उस टाइप के एंड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। तो आप यू कैन सी हियर, दिस इज द स्टिकी एंड्स। यहाँ पे ब्लंट एंड्स क्या है? डायरेक्ट सिंपल है, सेंट्रल एक्सिस में से कट लग गया है। यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस की जगह पे साइड पे दो अलग कट्स लग गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या तो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेगा, या तो स्टिकी एंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो स्टिकी एंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक स्टैगर्ड कट्स। ठीक है, जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, मेनली किस टाइप का कट करता है? इस टाइप का स्टैगर्ड कट ये डेवलप करता है। स्टैगर्ड कट प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड्स। तो स्टैगर्ड कट से क्या प्रोड्यूस होता है? इस तरीके का स्टिकी एंड्स, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, बट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज पॉइंट है वो क्या है? वो डिफरेंट है। ओके, देन sticky ends are more useful than blunt ends. So DNA fragments with complementary sticky ends can be combined to create new molecules, which allows the creation and manipulation of DNA sequence from different sources. तो जो DNA fragments जिसमें complementary sticky ends form हुए हैं, तो they are used or they are combined to create new molecules, which allows the creation and manipulation of DNA sequence from the different source. For example, ये हमारा DNA है, यहाँ पे sticky ends कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे कट कर दिया। कट करने के बाद हमें इस टाइप का क्या मिल गया? इस टाइप का सीक्वेंस मिल गया। फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, यहाँ बनाता हूँ मैं। सो दिस इज द डीएनए एंड दिस इज आवर नेक्स्ट डीएनए। तो यहाँ पे छोटा सा कट है। ओके, ये दो स्टिकी एंड्स यहाँ पे डेवलप हो गए। तो यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है, हम फॉरेन डीएनए को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन डीएनए में भी हम वैसे कट्स बना सकते हैं, लाइक दिस टाइप। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आके फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हो सकता है। ओके, ये जो फॉरेन डीएनए यहाँ पे इजीली इंसर्ट हो सकता है, तो इसके लिए न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के लिए स्टिकी एंड्स आर मोस्ट यूजफुल। देन एक आइसोशाइजोमर और नियोशाइजोमर, ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमको बता देंगे क्या क्या होता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स that have the same recognition sequence as well as the same cleavage sites are isoschiasomers. तो उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम आइसोशाइजोमर्स बोलेंगे, जिनका सेम रिकॉग्निशन साइट है और सेम जो क्लीवेज साइट है वो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं SMLA1 और ZXML, ठीक है। तो इनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट से वो है, रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या है? सेम है, CCC GGG। ओके, और उनका जो रिस्ट्रिक्शन जो साइट वो होगा, क्लीवेज साइट है, वो भी अगर सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोशाइजोमर। यहाँ पे जो स्मॉल एन एक्स स्मॉल है, जो एग्जांपल दिया है वो किसका है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ नियोशाइजोमर। ठीक है, नियोशाइजोमर का ये एग्जांपल है, जहाँ पे देखो नियोशाइजोमर क्या होता है? Restriction enzymes that have the same recognition sequence but cleave the DNA different sites within that sequence are neoschizomer। ठीक है, उनका जो रिकॉग्निशन साइट होगा वो क्या होगा? सेम होगा,
बट जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो क्लीवेज साइट है, वो क्या है, डिफरेंट है। अब देखो ये जो स्मॉल है, ZMAI है, वो क्या कर रहा है, देखो कट तो कर रहा है इसको कहाँ पे, बट एट द मार्जिन पॉइंट्स पे, यहाँ पे ये कट कर रहा है। बट अगर हम स्मैम वन की बात करें तो सेंट्रल एक्सिस से वो कट कर रहा है। बाकी जो सीक्वेंस है वो क्या सेम है, CCC GGG, बट इनका जो क्लीवेज साइट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसी इनको हम क्या बोलते हैं, नियोशाइजोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियोशाइजोमर्स। और वो एंजाइम जिनका सेम क्लीवेज साइट है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोशाइजोमर। जैसे कि ASP718 और KPL, ASP718 और KPNL, ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। उनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या है, सीक्वेंस भी सेम है और रिस्ट्रिक्शन जो साइट है वो भी सेम है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दैट इज द नियोशाइजोमर। तो हम जाएंगे नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर में हम कैसे इसको नोमेनक्लेट करते हैं, किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, देखो। सो ईच एंजाइम इज नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरियम फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड यूजिंग ए नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जीनस, स्पीशीज और स्ट्रेन। तो हम जो बैक्टीरिया जहाँ से हमने इस डिसीजन एंजाइम को डिस्कवर किया है, जिस बैक्टीरिया से, तो उसका जीनस, स्पीशीज और स्ट्रेन हम यूज करके नोमेनक्लेचर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इसका E कोर I1, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से डिराइव एब्रिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ई जो हमने यहाँ पे लिया है E कोर I का, दैट इज ई फ्रॉम इस्चिराई, जो बैक्टीरिया जहाँ से हमने लिया है, तो इस्चिराई इज द जीनस। ओके। देन को हमने लिया है कहाँ से, कोलाई से, ठीक है, जो इसका स्पीशीज का नेम था। ओके। देन आर आर इज द स्ट्रेन। तो किस स्ट्रेन से हमने लिया है, दैट इज RY13, जो स्ट्रेन है वहां से हमने जो ये एंजाइम है उसको डिस्कवर किया है। तो RY13 इज द स्ट्रेन। देन आई, तो जो वन है, जो रोमन में हमने यूज किया है वन, तो दैट इज द डिस्कवरी, ठीक है। तो कब डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहले ये इकोरा इकोर EcoR1 डिस्कवर हुआ है, तो इसीलिए इसको फर्स्टली आइडेंटिफाइड किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वन लिया है। अगर दो लिखा होगा तो आप समझ लेना कि सेकंड, ये सेकंड एंजाइम है जो डिस्कवर हुआ है इसी इकोलाई और इसी स्ट्रेन से, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट रोमन हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बैक्टीरियम। उसी स्ट्रेन में ये कब आइडेंटिफाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये रोमन जो नोमेनक्लेचर है वो देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंड होगा, हिंड थर्ड, तो ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से उसका कैसा हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हिंड थर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो H फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके। देन जो स्ट्रेन था, दैट वाज DSM1121 या KW20 एंड RD, और ATCC51907। तो वहां से हिंड, और थर्ड है, दिस इज द थर्ड डिसीजन एंजाइम व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको नोमेनक्लेचर, इसको इसका फॉर्म करते हैं, या इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं हम। ओके। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो बेसिकली तीन टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो हमको इन तीनों टाइप में से मेनली टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो हम जनरली तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो जो टाइप फर्स्ट है, अगर हम उसकी बात करेंगे, तो जो ये कैटेगराइजेशन हुआ है टाइप 1, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड का, वो किसके बेस पे हुआ है, दैट इज कंपोजिशन के बेस पे। जो कोफैक्टर यूज होता है उस एंजाइम में, उसके बेस पे, उनका टारगेट सीक्वेंस जो उनका नेचर है उसके बेसिस पे, एंड देयर पोजीशन ऑफ देयर DNA क्लीवेज साइट रिलेटिव टू द टारगेट सीक्वेंस, उसके बेसिस पे इन तीनों को क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है। ओके, डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट क्लासेस में। तो अगर हम टाइप 1 की बात करेंगे, तो टाइप 1 इज कैपेबल ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज। तो रिस्ट्रिक्शन जो साइट है या क्लीवेज है वो भी कर सकता है, और साथ साथ में मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज भी कर सकता है। और इसमें जो कोफैक्टर यूज होता है, दैट इज एस एडिनोसिल मिथाइनिन, एडोमिथाइनिन, ATP और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये तीनों जो
कोफैक्टर से इसको ज़रूरत है इसके फंक्शनिंग के लिए, इसके फुल एक्टिविटी के लिए। ओके। तो इट कंटेन्स 2 रिस्ट्रिक्शन सब यूनिट्स, ठीक है? इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2 सब यूनिट से ये फॉर्म हुआ हुआ होता है एंड 2 मिथाइलेशन सब यूनिट, जिसमें 2 रिस्ट्रिक्शन सब यूनिट्स हैं और 2 मिथाइलेशन सब यूनिट्स हैं एंड 1 स्पेसिफिसिटी सब यूनिट, ठीक है? तो 2 रिस्ट्रिक्शन सब यूनिट, 2 मिथाइलेशन सब यूनिट और 1 स्पेसिफिसिटी सब यूनिट होता है किसमें? इस टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ओके, एंड इट क्लीव्स डीएनए at random length from recognition site। तो ये है फॉर एग्जांपल ये रिकॉग्निशन साइट है, तो ये जो क्लीवेज करता है दैट इज एट रैंडम लेंथ, यहाँ पे भी कर सकता है, कहीं पे भी ये कर सकता है, रैंडम लेंथ पे ये रिस्ट्रिक्शन या कट करता है। ओके, तो अगर हम सेकंड की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड की, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच आर यूज्ड, ठीक है? तो ये जो टाइप सेकंड है, दीज आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे ज्यादा टाइप सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो यूज किया जाता है जीन मैनिपुलेशन में। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सब यूनिट, तो उसमें 5 सब यूनिट थे, इसमें सिर्फ एक सब यूनिट से ये फॉर्म हुआ है। देयर रिकॉग्निशन साइट्स आर यूजुअली अनडिवाइडेड एंड पैलिंड्रोमिक एंड 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, ठीक है? तो जो रिकॉग्निशन साइट्स है वो क्या होते हैं? यूजुअली अनडिवाइडेड होते हैं, ठीक है? साथ में वो जुड़े हुए होते हैं और क्या रहते हैं? वो पैलिंड्रोमिक होते हैं, ठीक है? जो हमने अभी बताया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। और इनका साइज कितना रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो दे रिकॉग्नाइज एंड क्लीव डीएनए एट द सेम साइट, जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है वहीं पे ही वो उसका क्लीवेज करता है। ओके, सो दे डू नॉट यूज एटीपी फॉर देयर एक्टिविटी, तो इनके एक्टिविटी के लिए एटीपी चाहिए नहीं होता है, जो टाइप फर्स्ट को चाहिए होता है। और दे ओनली रिक्वायर मैग्नीशियम 2 एज ए कोफैक्टर, तो वहाँ पे उनको मैग्नीशियम ही चाहिए Mg2+ एज ए कोफैक्टर, ठीक है? ना इसको एटीपी चाहिए, ना एडेनोसिल एस एडेनोसिल मिथाइनिन चाहिए एज ए कोफैक्टर। तो टाइप 2 को सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए एज ए कोफैक्टर। डिटेल में पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में, अभी फिलहाल जो थर्ड वन है दैट इज द टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इट रिकॉग्नाइज टू सेपरेट नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दैट आर इनवर्सली ओरिएंटेड, ठीक है? तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बल्कि नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है which is inversely oriented, ठीक है? So they cut DNA about 20 to 30 base pair after the recognition site, ठीक है? जो रिस्ट्रिक्शन सेकंड था वो क्या करता था? डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करता था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है। बट ये जो टाइप थर्ड है वो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है वहां से 20 से 30 बेस पेयर छोड़ के क्या करता है? कट करता है। ओके, तो दीज एंजाइम्स कंटेन मोर देन वन सब यूनिट, तो इसमें एंजाइम में क्या है? बहुत सारे सब यूनिट्स है, एक से ज्यादा सब यूनिट प्रेजेंट है एंड रिक्वायर एडेनोसिल मिथाइनिन एंड एटीपी कोफैक्टर फॉर देयर रोल इन डीएनए मिथाइलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? और इसको एज ए कोफैक्टर के तौर पर एडेनोसिल मिथाइनिन और एटीपी चाहिए और देयर रोल इन मिथाइलेशन, और जो कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन जो इनकी एक्टिविटी है वो करने के लिए इसको ये दोनों चीजें चाहिए, इसको मैग्नीशियम नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो 2 है टाइप 1 और टाइप थर्ड, उनको बहुत ही कम ही यूज़ किया जाता है डीएनए मैनिपुलेशन के लिए। जो टाइप सेकंड है दैट इज़ वाइडली यूज्ड एज़ ए डीएनए मैनिपुलेटर, ओके, एज़ ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर डीएनए मैनिपुलेशन। और एक है दैट इज़ अ टाइप 4। So cleave on in normal and modified DNA, that is methylated, hydroxymethylated and glycosyl hydroxymethylated bases। तो टाइप 4 सिर्फ जो मॉडिफाइड डीएनए है उनको ही क्लीव करता है, जिसमें मिथाइलेटेड डीएनए आएगा, जिसमें हाइड्रोक्सीमिथाइलेटेड डीएनए आएगा, जिसमें ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सीमिथाइलेटेड बेसिस है, उनको ही ये कट कर सकता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैव नॉट बीन वेल डिफाइंड, तो इनका रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप थर्ड में था। एंड ऑलवेज जो क्लीवेज होता है इट टेक प्लेस अवे, दैट इज 30 बेस पेयर अवे फ्रॉम वन ऑफ द साइट्स, ठीक है? और मेनली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगा उससे कम से कम 30 बेस पेयर अवे ये क्या करता है? कट करता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हमें इन चारों में से जो मेनली डिटेल में पढ़ना है दैट इज अ टाइप सेकंड। वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।